हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो सरकारी बैंक से जिनको प्राइवेटाइज करने की बात सबसे ज़्यादा ऊपर चल रही है। नीति आयोग ने अपने 12 बैंक्स की जो लिस्ट तैयार करके भेजा है, उनमें सबसे टॉप पे ये दो बैंक्स कंसीडर किए जा रहे हैं। इनके मैं नाम लेना चाहूँगा और उसके कुछ पीछे लॉजिक है, क्यों ऐसा हो रहा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट तो ये है गाइस कि अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है गाइस कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस, अब सीधे बात करते हैं बैंक्स को लेकर के। जैसा कि मैंने आपको बताया है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट को पेश करते समय फरवरी 1 को अनाउंस किया था कि जो है 20,000 करोड़ रुपए का ये अमाउंट जो है फिस्कल ईयर 2022 के अंदर कुछ सरकारी बैंक्स में इन्फ्यूज़ करी जाएगी, जिसके चलते कई बैंक्स में इन्होंने इन्फ्यूज़ भी किया था। 5,500 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है पंजाब एंड सिंध बैंक में सरकार ने ऑलरेडी इन्फ्यूज़ कर दिया था। 14,500 करोड़ अमाउंट जो है आगे आने वाले कुछ महीनों में इन्होंने बैंक्स में, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूको बैंक हो गया, इन सभी में इन्फ्यूज़ किया था। मैंने आपको रिस्पेक्टिवली वीडियोज़ के जरिए बताने की कोशिश भी करी थी। भारत सरकार ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बजट को पेश करते समय बताया था कि टोटल 27 बैंक्स थे 2017 में, और उनको मर्ज करने के बाद 12 कर दिया गया है। जी हाँ, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं आज की डेट में हमारे देश में, जो सरकारी बैंक्स हैं। पहले 2017 में ये 27 नंबर हुआ करता था, ठीक है। और भारत सरकार ने 1.75 लाख करोड़ का अमाउंट जो है इस फिस्कल ईयर 2022 के अंदर फेच करने के लिए प्रॉमिस किया है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार को अपने फिस्कल डेफिसिट को बैलेंस करना है, जिसके चलते सरकार की जो संपत्ति है, यानी पब्लिक जो एसेट्स हैं, उन सभी को डिसइन्वेस्ट करना या उनको पूरी तरीके से प्राइवेटाइज कर देना। यही कुछ रास्ते हैं जिससे भारत सरकार इस पूरे प्रॉब्लम से बच सकती है। एमिड कोरोना वायरस की सेकेंड वेव आपको पता है, जिसके चलते पूरे भारत में इकोनॉमिक डिसरप्शन और ज़्यादा एनलार्ज हो चुका है, जिसके चलते इस सारे के सारे जो खर्चे हैं, जो सारे के सारे डेफिसिट है, सब इसी से मैनेज किया जाएगा। 1.75 लाख करोड़, जो कि प्रीवियस फिस्कल ईयर 2 लाख करोड़ से काफ़ी कम है। देखते हैं कि ये भी पूरा इस फिस्कल ईयर में एग्जीक्यूट हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्योंकि सेकेंड वेव ने ऑलरेडी डिस्ट्रप्शन बढ़ा दिए हैं और थर्ड वेव के आने का खतरा फ्यूचर में बना हुआ है। चलिए, ये सब बातें तो मैंने आपको बताया ही है। हम बात करते हैं सीधे आज के मेन टॉपिक की। ओके, तो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको एक आर्टिकल के ज़रिए बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ। यहाँ आप देखें, आपको एक हेडिंग दिखाई दे रही है, बैंक प्राइवेटाइजेशन लिस्ट। यानी यहाँ पे बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन होने की जो लिस्ट नीति आयोग की तरफ से तैयार करी गई थी, इसको ले करके बहुत ही ज़्यादा सावधानी से रिसर्च हुई और बाद में पता चलता है कि दो ऐसे बैंक से जो टॉप पे कंसीडर किए जा सकते हैं। राइट, ये कौन कौन से दो बैंक्स हैं, इनके नाम मैं लेना ज़रूरी समझता हूँ। देखिए, ये दो बैंक्स हो सकते हैं, या तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अभी मैं इसको लॉजिकली समझाने की कोशिश करूँगा, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं होगा, ठीक है। सोर्सेज ने ये चीज़ कंफर्म करी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जो कि DIPAM एक सरकार की बॉडी होती है, जो किसी भी सरकार की संपत्ति को, एसेट को स्टेक सेल या स्टेक परचेज में काम करती है। इसके अलावा एक डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज DFS, इन दोनों बॉडीज़ मिल करके 12 बैंकों की लिस्ट को बहुत ही बारीकी से एग्ज़ामिन करेंगी और फाइनलाइज करेंगी
कि कौन कौन से दो बैंक्स हो सकते हैं, लेकिन जो सोर्सेज होते हैं उस मैटर से जुड़े हुए लोग वो एनोनिमिटी की कंडीशन के ऊपर चीज़ों को थोड़ा थोड़ा लीक बाहर कर देते हैं, बहुत ही कंडीशनल होकर के, क्योंकि उनको अलाउड नहीं होता ये सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में जब तक पूरी तरीके से नहीं आ जाती तब तक किसी को पता नहीं चलता। हालांकि ये चीज़ प्राइवेट डोमेन में होती है, फिर भी ये लोग पब्लिक डोमेन में उसको लीक करने की वजह से थोड़ा थोड़ा फैल जाता है मामला। तो कुछ ऐसा ही हुआ है जिसके आधार पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मीडिया हर जगह कवरेज करती है और ये छोटी छोटी बातें मीडिया में फैल जाती हैं बिल्कुल आग की तरह। देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये टॉप 2 कैंडिडेट्स हो सकते हैं प्राइवेटाइज होने के लिए। इसके अलावा एक तीसरा बैंक भी कार्ड पे नाम आ रहा है, जिसका नाम है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। ठीक है, तो अभी नहीं तो आगे चल के इंडियन ओवरसीज़ बैंक को भी सरकार प्राइवेटाइज करेगी, ये बात यहाँ पे तय है। लिखा हुआ है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक हैज़ ऑल्सो फाउंड फेवर फॉर द एक्सरसाइज आइदर दिस ईयर और पॉसिबली लेटर ऑन। राइट, मतलब ये तय है कि इन तीनों को होना है। अब इन तीनों में से दो कोई भी हो सकते हैं। इंडियन ओवरसीज़ बैंक अभी नहीं तो बाद में होगा, इसका मतलब अभी नहीं होगा तो बचे हुए दो होंगे। समझ गए बात को आप? अच्छा, इसके पीछे कुछ लॉजिक है, ऐसा क्यों, देखिएगा। यहाँ पे उससे पहले इंश्योरेंस की अपनी इंश्योरेंस कंपनी की बात कर लेते हैं। देखिए, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेफरेंशियल हो सकती है, क्योंकि जो 3 इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं इन सभी में से यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की सॉल्वेंसी रेशियो जो है काफ़ी बेटर यहाँ पे पाया गया है। हालांकि यहाँ पे देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर एक्सपर्ट्स की मानी जाए तो जो ओरिएंटल इंश्योरेंस है इसका सॉल्वेंसी रेशियो सबसे कम है इन तीनों में। और सबसे ज़्यादा कॉन्करेंटली एक बात और है जो यहाँ पे फेवर करती है इसके लिए, वो ये है कि इस कंपनी की यानी ओरिएंटल इंश्योरेंस के लिए कोई भी ओवरसी ऑपरेशन नहीं है, जिसके चलते इस कंपनी को प्राइवेटाइज करना आसान हो जाएगा। ठीक है, इन कंपेयर टू यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। आपको पता है ना, इंश्योरेंस कंपनी में से एक कंपनी जो है सरकार प्राइवेटाइज करेगी। ये भी इन्होंने बजट 2022 को 1 फ़रवरी के दिन पेश करते समय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बताया था। अब देखिए, यहाँ पे भारत सरकार जो है पहले ही इंडिकेट कर चुकी है कि वो बैंक्स जो पीसीए यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क या कमज़ोर बैंक्स हैं उनको प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट से बाहर रखा जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से तो 3 बैंक्स ऐसे ही बाहर हो गए। कौन कौन? इंडियन ओवरसीज़ बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक, क्योंकि ये तीनों को पीसीए के फ्रेमवर्क में रखा गया था। तो अब आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, यहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तो पीसीए के फ्रेमवर्क में होने की वजह से तो बाहर हो गए, तो फिर इन दोनों को तो उन तीनों में भी बताया था अभी तुमने, है ना? तो उन तीनों में इन दोनों को जब क्यों शामिल किया, जब ये पीसीए में है उस हिसाब से तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही टॉप पे होना चाहिए, बाकी तो दोनों होने ही नहीं चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आगे मेरी बात तो सुनिए। यहाँ पे एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को जो है पीसीए के फ्रेमवर्क से बाहर भी निकाला जा सकता है, क्योंकि लास्ट के 3-4 क्वार्टर से इसके अंदर हमें प्रॉफिटेबिलिटी के साइंस दिख रहे हैं, एसेट क्वालिटी इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, नेट एनपीए इनका रिड्यूस होता जा रहा है और जो प्रोविजनिंग है इनकी वो अच्छी खासी होती जा रही है लास्ट के 3-4 क्वार्टर से। इन्हीं परफॉर्मेंस को देखते हुए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को इस पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकाला जा सकता है, जिससे मैंने शुरू में जो आपको 3 नाम बताए, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन तीनों में से 2 तो कंफर्म हुए कि नहीं हुए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इंडियन ओवरसीज़ बैंक पीसीए के फ्रेमवर्क में होने के अलावा ये अभी नहीं अगर होता है तो आगे चल के होगा प्राइवेटाइज। समझ रहे बात को? इसके अलावा इंडियन ओवरसीज़ बैंक ईस्ट में लाई करता है, राइट। यहाँ पे मैं आपको वो चीज़ भी थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है वेस्ट में। वेस्ट मतलब नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट,
तो वेस्ट में जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की प्रेजेंस ज़्यादा है, तो सरकार चाहेगी कि वहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स थोड़े से कुछ कम हो जाएं, प्राइवेट बढ़ जाएं। तो हो सकता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ प्राइवेटाइज कर दिया जाए। तो मैंने आपको 3-4 पैरामीटर्स बताए जिनके आधार पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्राइवेटाइज होने के प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा टॉप पे आ रही है इन कंपेयर टू इंडियन ओवरसीज़ बैंक। देखिए, इसके अलावा ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स जिनको कंसोलिडेशन की एक्सरसाइज कराई गई है उनको भी प्राइवेटाइजेशन से बाहर रखा जाएगा। अब इस हिसाब से 5 बैंक तो ऐसे ही बाहर हो गए, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कनारा बैंक, यूनाइटेड बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने यूनाइटेड लिख दिया है, इसके अलावा इंडियन बैंक, ठीक है। और SBI वैसे भी प्राइवेटाइज नहीं हो रहा, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। अब यहाँ पे 6 बैंक्स बचते हैं टोटल, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया। इसमें से बैंक ऑफ इंडिया को सरकार इसलिए प्राइवेटाइज नहीं कर सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा बैंक है, और बहुत ज़्यादा बड़ा बैंक है तो उसके लिए बड़ी वैल्यू चाहिए, और सरकार को इतनी आसानी से बड़ी वैल्यू कोई देने के लिए तैयार नहीं है इस समय, राइट। ओके, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। और 5,500 करोड़ रुपए जो है कैपिटल सरकार ने PMC बैंक के अंदर इन्फ्यूज़ किया था, पंजाब एंड सिंध बैंक के अंदर, सॉरी। तो इसके चलते ये अभी नहीं, इसको कपल ऑफ ईयर्स तक प्राइवेटाइजेशन के लिए सरकार सोच सकती है, राइट। अब यूको बैंक जो है, सरकार आपको पता है कि जो है ईस्ट में जो है यूको बैंक जो है, ये ईस्टर्न पार्ट जो है कंट्री का, उसमें जो है काफ़ी प्रेजेंस जो है इसकी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं, विद यूको बैंक द गवर्नमेंट में लाइक टू हैव सम प्रेजेंस ऑफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। यानी यूको बैंक में जो है सरकारी बैंक्स की प्रेजेंस कम है, जिसके चलते सरकार नहीं चाहेगी कि यूको बैंक प्राइवेटाइज हो, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में बना रहे। तो इस हिसाब से हमारे सामने 3 ऑप्शन सीधे सीधे बचते हैं, उन तीनों में से मैंने ऑलरेडी शॉर्ट लिस्ट कर लिया है 2 को। अब आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से 2 बैंक्स प्राइवेटाइज हो सकते हैं जिनके नाम सबसे ऊपर हैं, राइट। समझ गए आप कौन कौन, बताइए। देखिए, इंडियन ओवरसीज़ बैंक तो एक ऑप्शन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन्हीं दोनों के नाम सबसे टॉप पे उछल रहे हैं, जिसके चलते आप देख सकते हैं इनके स्टॉक प्राइस में एक ज़बरदस्त मोमेंटम बना हुआ है, आग लगी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो काफ़ी लंबी हो गई गाइस, लेकिन आपको समझाना, अच्छे से समझाना, मुझे लगा कि आप समझ पा गए होंगे और मैंने समझाने की कोशिश करी। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू समथिंग अपडेटिंग नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो।